एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू हिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप इस चैप्टर को आगे बढ़ाइएगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जाना है लास्ट पार्ट में, ठीक है। अब उससे आगे हम रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक आपको पिक्चर नज़र आ रही है। इसमें क्या है, देयर वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंगस्ट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, जिनके मन में कैसी भावना है, एकता की भावना है। सब एक होकर यहाँ आए हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे लोगों में सिर्फ एकता की भावना थी। वो चाहते थे कि सभी लोगों को बराबर माना जाए, क्योंकि उससे पहले उन लोगों ने देख लिया था कि भाई एकता थी नहीं हमारे देश में। इसीलिए तो लोग मतलब दूसरे जो कंट्री थी वो शासन कर पाई, दूसरे लोग हमारे ऊपर शासन पर कर पाए। तो वही एकता की भावना यहाँ दिखा रहे हैं। ईच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्कस्ड in great detail and there was a sincere effort of compromise and reach an agreement through concession। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ग्रेट डिस्कशन हुआ है, ठीक है। किस बारे में डिस्कशन हुआ है, उन्होंने क्या किया है यहाँ पे डिस्कशन करते हुए जो चर्चा हुई है लोगों की, सब लोग जब इकट्ठे हो गए और सबने क्या किया है, सबने मतलब अपने एग्रीमेंट दिखा दिया कि भाई हम भी आपके जो रूल हैं इन सब पे एग्री हैं कि भाई सबको एक होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें उसी के अकॉर्डिंग फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि सारे रूल पे जब सबकी सर्वसम्मति हो गई थी, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर आपको दिखा रखे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एक प्रोमिनेंट मेंबर थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, ये रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये बहुत ही मेन पर्सन थे कह सकते हैं। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ होगा और लिखा गया होगा तो उस टाइम पे ये तो है नहीं कि एक सिंगल पर्सन ने कर लिया होगा, तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, ठीक है। और सब जब एक ही रूल को एग्री करते थे कि हाँ ये रूल सही है, तो ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जाता था। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और इन लोगों ने सब ने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ क्या थी, सबसे मेन थी यूनिटी। वो क्या चाहते थे कि लोगों के अंदर एकता हो, ठीक है, ताकि आगे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके सामने ना आए कि दोबारा से किसी और पर्सन के या किसी और कंपनी के वो गुलाम बन जाएं, जैसे कि वो अभी बन गए थे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स इसके अंदर बताए गए हैं। तो हमने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर रीड आउट किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट में इसमें स्टार्ट करते हैं इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, ठीक है। अगर हम बिगिनिंग करें 20वीं सेंचुरी की, तो उस टाइम पे नेशनल मूवमेंट बहुत ज़ोरों पे था। लोग बहुत ज़्यादा धरने दे रहे थे, ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे स्ट्रगल्स में। किस चीज़ की स्ट्रगल कर रहे थे, वो क्या चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल वहाँ से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और वो स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, ठीक है। तो जब भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, राष्ट्रवादी जिनको हम कह सकते हैं, वो लोग थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन की। अब इमेजिनेशन किस बात पे की, वो क्या चाहते थे कि जैसे ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ब्रिटिश लोग अपने खुद के रूल बनाते थे, ठीक है। अब खुद रूल बनाकर ज़बरदस्ती लोगों से क्या कहते थे कि इन रूल को फॉलो करो, है ना, यही होता था। इसीलिए वो हम लोग उनके गुलाम थे। अगर हमारी मर्जी चलेगी तो हम गुलाम थोड़ी रहेंगे। तो सेम इन्होंने क्या किया, इमेजिन किया कि किस तरीके से प्लानिंग की जानी चाहिए फ्री इंडिया की, किस तरीके से जो हमारा देश है आज़ाद होने के बाद कैसा होना चाहिए, कैसा दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब ब्रिटिश रूल में, जब मैंने आपको बताया ब्रिटिश रूल में उन्होंने क्या किया था, फोर्सफुली रूल बनाते थे और ओबे करना पड़ता था उनको, है ना। वो और रोल मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं होता था। जो लोग जिनको फॉलो करने हैं रूल, वो रोल में कि जब वो रूल बन रहे थे तो उनमें उनके कोई भी मतलब सहमति नहीं पूछी जाती थी कि भाई उनका भी कोई पार्टिसिपेशन हो या वो भी रूल बना सके। तो उनका ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो मतलब सिर्फ ब्रिटिश लोग अपने आप रूल बना देते थे और बस इनको बोलते थे कि तुम फॉलो करो चाहे कैसे भी रूल बने हो। तो अब ये जो नेशनलिस्ट थे, इन्होंने क्या सोचा कि ब्रिटिश टाइम पे कि हम लोग ये चीज़ तो फॉलो कर रहे हैं। अब अगर सपोज हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो आज़ाद होने के बाद हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इसी बारे में वो सोच रहे हैं। लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडिया दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली टू बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। अब इन्होंने क्या सोचा कि भाई ब्रिटिश लोगों के अंडर में जब हम थे तो हमें ज़बरदस्ती रूल फॉलो करने होते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कॉलोनियल जो टाइम चल रहा था उनका, जब
जो ब्रिटेन के जो लोग आए थे, कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, खुद रूल बनाते उन लोगों से फॉलो करवाते थे, अपने जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, है ना, एक गुलाम की तरह उनसे बिहेव करते थे। लेकिन अगर फ्री इंडिया हो जाता है तो वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो हमारी इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री जो है आज़ाद होने के बाद डेमोक्रेटिक हो जाए, हर पर्सन का जो भी उस रूल को फॉलो करेगा उन सब को इक्वली क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, भाई सब इक्वल है और सबको पार्टिसिपेट किया जाए कि रूल बनाने में, यानी कि सबके हक में रूल हो, ये ना हो कि भाई उन रूल का मिसयूज हो रहा है ना। तो चाहते थे कि सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। वट रिमाइंड टू बी डन विद देन वॉज टू वर्क आउट द वेज इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग। अब क्या था, उन्होंने रिमाइंड किया कि किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब हमारे पास होगी, भाई हमारी अपनी बनाई हुई गवर्नमेंट होगी, इंडिया में जो रूल्स बनेंगे उनके फंक्शंस किस तरीके से होंगे, किस तरीके से वो कामकाज किया जाएगा। अब ये जो सारा काम था, भाई अगर हम बात करें, हम घर के अंदर भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबकी सहमति लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, सारे एग्री नहीं करते। इसी तरीके से इंडिया तो बहुत बड़ा है ना। अब ये तो है नहीं कि एक पर्सन जाके फटाफट सारा काम कर देगा और सारे एग्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। अब इसमें क्या किया, कम से कम 300 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इन जो रूल्स हैं उनको बनाने में 300 लोगों ने, और हर टाइप के लोग थे इनके अंदर, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या बने, मेंबर्स बने थे 1946 में। और इन्होंने पीरियडिकली 3 इयर्स तक कंटिन्यू काम चलाया था और तब जाके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ठीक है। अब ये जो 300 लोग थे उनके अंदर एक पर्सन थे, कौन थे, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिनको बोला जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंडर में ही सारे काम हुए थे, ठीक है, किस तरीके से लिखा है क्या है सब कुछ इन्होंने रेडी किया था। बाकी पर्सन और भी थे, 300 के करीब पर्सन थे जिन्होंने इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिलीव करते थे कि हर पर्सन को पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। और है वो क्या चाहते थे इनके साथ ही, क्योंकि ये जो थे ये एससी कास्ट से थे, बिलोंग करते थे, तो ये चाहते थे कि जो नीचे दबे कुचले लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, वो खुद भी ऊपर उठें। ऐसा नहीं है कि दूसरा पर्सन ही आपके लिए काम करके चला जाएगा और आपको दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई बेशक आपको बराबर बना दिया गया है लेकिन आपको खुद भी ऊपर उठना पड़ेगा और आपको खुद भी उन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप ऊपर उठोगे। क्योंकि एट लास्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम थे, जो लॉज थे, अभी भी किन के हाथों में थे, हिंदुइज्म के हाथों में, कास्ट हिंदू ऑफिसर थे सारे के सारे। तो अगर आप खुद ऊपर नहीं उठोगे, बीच में आप खुद दबने लगोगे, तो वो फिर आपको दबाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इनको क्या बोला गया कि ऐसा मत सोचना कि भाई रूल बन गया, ठीक है, आप रूल मानना, रूल फॉलो करना आपका काम है, ठीक है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी। अब उनके सामने क्या दिक्कत थी कि सब लोग जो भी कंट्री में रहने वाले लोग थे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिटी थी जो कि अपनी लैंग्वेज बोलते थे। हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज थी, ठीक है। अलग अलग धर्म से लोग बिलोंग करते थे, अलग अलग कल्चर थे सबके, ठीक है। ऑल्सो जो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस टाइम पे इंडिया की जो स्थिति थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि उस टाइम पे भी जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ये नहीं है कि अंग्रेजों ने नॉर्मली आज़ाद कर दिया, नहीं, उन्होंने नॉर्मल आज़ाद नहीं किया, उन्होंने इंडिया के 2 टुकड़े करने की कोशिश की, इंडिया और पाकिस्तान। तो उस टाइम भी लोग बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति में थे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए, ठीक है। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत बड़ी बात थी कि किस तरीके से लोगों को मनाया जाए। और सबसे मेन बात क्या थी, अब कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इन फ्यूचर उनको क्या करना है, कौन सी कंट्री में रहना है, इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से लोगों की जो हालत थी वो ख़राब थी, ऊपर से सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी लोगों की वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसके कारण मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। ऑल ऑफ दिस इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग, लिखने वाले जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इन सब के चलते। तो एट लास्ट क्या हुआ था, दे रोज टू occasion and gave his country a vision document। अब उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया, विजनरी डॉक्यूमेंट दिया, that reflect a respect for maintaining diversity, जिसके अंदर डाइवर्सिटी तो है। अब हमें पता है हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी है, हर टाइप के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन सबको डाइवर्सिटी के होते हुए भी सबको इकट्ठा कर दिया गया, एकता कर दी गई, यूनिटी कर दी गई, ठीक है, देश के अंदर।
द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न। अब फाइनल जो डॉक्यूमेंट आया उसमें उनका कंसर्न भी था, उनका मतलब लगा लो पार्टिसिपेट भी था। उन्होंने इरेडिकेट किया पॉवर्टी को, कि भाई हम गरीबी को कम करने की कोशिश करेंगे। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसके अंदर बताया गया, दिखाया गया कि पॉवर्टी को कम करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी और लोगों को यहाँ रहना चाहिए, उनके महत्व को बताया गया, ठीक है। ताकि लोग जो है अपने मतलब अगर लोग हैं तो हर पर्सन को ये हक होगा कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं, ठीक है। अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे तो हर पर्सन को लगा कि हाँ इसका मतलब हमारी कंट्री को बनाने में, हमारी कंट्री के गवर्नमेंट को बनाने में हमारा भी अधिकार होगा, ठीक है। अब हर पर्सन, अगर आपका भी समझो, आपको भी पता है कि अगर आपका अधिकार है तो आपकी वैल्यू भी है ना। तो इसी तरीके से लोगों को लगा कि हाँ अगर हम कंट्री को रिफॉर्म कर रहे हैं, कंट्री को बना रहे हैं और जिसमें हम वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर सकते हैं, तो लोगों ने कोशिश की उन बातों को समझने की और तभी वो एग्री हुए थे, ठीक है। अब ये जो लिस्ट आपको नीचे दिखाई दे रही है, की फीचर्स की लिस्ट हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जब ये चल रहा था तो लोगों के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। अब बहुत कुछ क्या था कि हमारी जो कंट्री है, हमने अभी रीड आउट किया, डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा विविधता है, ठीक है। अब उसको एकता में करने की कोशिश की गई। भाई एकता तो होनी चाहिए, विविधता तो है, ठीक है भाई, कल्चर, लैंग्वेज, उनके धर्म, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। अब एकता नहीं होगी, अगर वो आपस में लड़ते ही रहेंगे तो फिर तो कोई भी आकर राज कर लेगा, तो वो चीज़ भी देखी नहीं है। फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी लोगों की, कोई गरीब था, कोई बहुत ज़्यादा अमीर था, तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो लोगों की थी वो भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कई लोगों को मतलब ये बोल दिया गया था उस टाइम पे, हमने रीड आउट किया है कि लोगों के साथ इक्वल बिहेव नहीं किया जाता था। कई लोगों को बहुत छोटा समझ लिया जाता था और कई अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते थे। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा थी हमारी इंडिया के अंदर, तो उनको भी हटाने की कोशिश की गई है। और उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है, मतलब कुछ रूल्स बनाए गए हैं एंड समझाने की कोशिश गई है अलग अलग बैलेंस दैट कंसर्न विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब ये सारी चीज़ें होते हुए भी उन्होंने क्या कोशिश किया है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसके अंदर इंडिया को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाया जाए, जिसमें हर पर्सन को अपने खुद के अधिकार हों और कोई दूसरा पर्सन एक पर्सन की मतलब एक पर्सन को गुलाम दोबारा से कभी ना बना सके, उस पर्सन को भी इतने अधिकार हों रहने के लिए, ठीक है। तो उसके कुछ की फीचर्स हैं, उसमें से फर्स्ट हमारा है फेडरलिज्म, ठीक है। इसको हम संघवाद भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट बताई गई है हमारी इंडिया के अंदर, ठीक है। वी हैव गवर्नमेंट स्टेट लेवल एंड एट द सेंट्रल लेवल। अब जो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो मतलब इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है। उसके साथ साथ पंचायती राज भी है, थर्ड टायर गवर्नमेंट। अब पंचायती राज क्या है, छोटे छोटे गाँव में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पंचायत होती है जो वही रूल बनाती है और वही गाँव वाले लोगों से फॉलो करवाती है। तो पंचायती राज भी हमारे यहाँ है, ठीक है। एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन, आपने क्लास 6 की बुक में ये रीड आउट कर चुके हो। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन क्लास 7th, और क्लास 7th में हम किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है वो रीड आउट कर चुके हैं। एंड दिस ईयर, और इस साल हम पढ़ेंगे इससे ज़्यादा, इससे आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। Vast number of communities in India mean that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital of New Delhi. अब बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं। इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि भाई इंडिया में दिल्ली में रहने वाले, न्यू दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, वहाँ रहने वाले कुछ लोग ही पूरे देश को चलाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने बनाया तो उन्होंने ये सोचा कि ये नहीं है कि भाई दिल्ली में 4 बंदे बैठे और उनके पास सारी पावर और पूरी इंडिया को वही चला रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो वो भी अपनी पावर का मिसयूज़ करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखो पहले ये देख लो, हमारे सामने हमारी जो इंडिया है उसके अंदर हमारे 3 टाइप्स की गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे जो फैसले लेती है, जो रूल्स बनाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन ये नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती इनके ऊपर थोपा जाएगा। कुछ चीज़ों में ये रूल बनाएगी जो हम इंडिया से बाहर की अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें, अगर कुछ काम है तो उसके रिलेटेड जो काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपने ही स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से रूल बनाए जाने चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। उसके साथ साथ अब जो छोटे छोटे गाँव हैं, ठीक है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गांव हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनको
पूरे प्रॉपर तरीके से देखने के लिए तो कुछ रूल भी बनाने पड़ेंगे, तो वो लोकल गवर्नमेंट के हक में होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट आके सेंट्रल गवर्नमेंट आके स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगी नहीं ये हटाओ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इनके सबके अपने अपने एरियाज हैं, किस तरीके से किसको क्या करना है सब बटा हुआ है। ठीक है, तो इससे ना तो ये अपना मिस यूज कर सकते, क्योंकि अगर सपोज करो ये पर्सन जो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, पंचायती राज के जो गवर्नमेंट है, अगर वो अपनी पावर का मिस यूज करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकता है ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट आके पूछ सकते हैं कि भाई आप ये ऐसा क्या कर रहे हो। तो डायरेक्ट ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे रूल बना सकते हैं अगर जो सही है। तो अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो स्टेट गवर्नमेंट इनको आके रोक सकते हैं। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे भी एक्शन उठा सकती है, लेकिन ये नहीं कि इसके अंडर में ही ये रहेंगे। ठीक है, ये अपना फ्रीली काम भी कर सकते हैं अगर सही करेंगे तो। अब हमने पढ़ा था दिल्ली के बारे में, एंड मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन, और हर एक के लिए वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड इट वॉज इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके लिए अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी जरूरत है इन द स्टेट ऑफ, सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर द पार्टिकुलर एरिया, ताकि कुछ एरियाज के डिसीजन वो खुद भी ले सकें। वाई ईच स्टेट इन इंडिया इंजॉय ऑटोनॉमी, अब हर एक स्टेट अपनी ऑटोनॉमी इंजॉय कर रहा है। ठीक है, अपनी खुद की पावर को इंजॉय कर रहा है, उनके कुछ इश्यूज हैं अपने जो भी हैं वो अपना सुलझा रहे हैं। लेकिन अगर नेशनल कंसर्न की बात करें तो वहाँ पे कौन वहाँ पे फॉलो करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ पे अगर नेशनल कंसर्न की बात करें या बाहर नेशनल लेवल पे अगर कोई काम करे जाना है तो उस पर स्टेट लेवल का कोई हाथ नहीं होगा, उस पर कौन काम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट एंड डिटेल द इशू दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बनाई गई है, प्रॉपर डिटेल बनाई गई है कि किस किस इशूज पे अलग अलग टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, अपने रूल बना सकते हैं। ठीक है भाई, कौन से इश्यूज पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कौन से पे स्टेट गवर्नमेंट और किस पे लोकल गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि किसी गवर्नमेंट को अगर कोई काम करा जाना है तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। मतलब उस काम को करने के लिए सपोज करो सड़कें बनानी है, तो सड़कें बनाने के लिए मानो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आया सड़कें बनाने का काम, तो वो सड़कें बनाएगी तो कहाँ से इसके पास पैसा आएगा, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से बता दिया गया कि कहाँ से इनके पास पैसा आएगा। ठीक है, अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट। अब जो स्टेट्स हैं, मतलब फेडरलिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो स्टेट एजेंट नहीं है हमारे। ठीक है, स्टेट क्या है, उनकी अपनी पावर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट में उनकी अपनी पावर है, लेकिन उनकी अथॉरिटी किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास है कि अगर वो कुछ ऐसा गलत करने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉज, हर पर्सन इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन एक्स वाई जेड सबके ऊपर कौन है? लॉ है, हमारा कानून है, और कुछ पॉलिसीज हैं जो कि मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स, जो कि सभी लेवल पे बनती हैं अलग अलग। मान लो कुछ भी रूल हैं तो अगर कोई इश्यूज है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड तो वो बनाएंगे, तो अलग अलग इनकी सबकी पॉलिसी है, और इन सब में जितने रहने वाले लोग हैं सबके ऊपर कौन है? लॉ है, पॉलिसीज हैं। ठीक है, कि उनको किसके अकॉर्डिंग कैसे काम करना है। अब इसके नीचे देखो, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। जब हम बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या? सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि हर पर्सन जो भी अडल्ट है वो क्या कर सकता है? वोटिंग कर सकता है, वोट दे सकता है, और अपने जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुन सकता है, अपने लीडर को चुन सकता है। अब एडल्ट कौन होगा? जो 18+ होगा। ये नहीं कि आप जाके बोलो मैं वोटिंग दे के मैं वोट करके आऊँगा, नहीं, जो 18+ से ऊपर का है वो। तो जब ये स्टार्ट किया गया, श्री A.K. अय्यर हैं जो कि एक मेंबर हैं, उन्होंने बोला विद एन अबंडेंट फेथ, उन्होंने मतलब पूरा अपना फेथ दिखाते हुए बोला इन द कॉमन मैन, कि हर पर्सन का अपना फेथ होगा, अपनी मर्जी से कोई भी किसी को भी चुन सकता है डेमोक्रेटिक रूल में, और उनको पूरा बिलीव है कि इस काम को करने में हम पूरी तरीके से अच्छे से करेंगे और एक अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। किनके बेस पर? अडल्ट लोगों के बेस पे, जो अडल्ट लोग चाहेंगे, क्योंकि अडल्ट लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास अच्छी पावर होती है, उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और वो काम करने की कोशिश भी करते हैं, है ना, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो A.K. अय्यर थे उन्होंने सोचा कि अगर इन सब के हाथों में है पावर तो धीरे धीरे ये एक ऐसा इंडिया बनाएंगे, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो डेमोक्रेटिक होगी, जो बहुत अच्छे से काम करेगी लोगों के वेलबींग के लिए, उनका जो लेवल है जीने का, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है लाइफ का वो सुधरेगा, उनकी लाइफ में कंफर्ट आएगा, और डिसेंट लिविंग मतलब डिसेंट तरीके से वो लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये सब किसने कहा था? A.K. अय्यर ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कुछ फोटोज दिखा रखी हैं नीचे वोटिंग की, वो देखते हैं हम आगे। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब हमने इससे पहले पढ़ा कौन सा? फेडरलिज्म। फर्स्ट की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, सेकंड है
पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में हम रीड आउट करते हैं। डिफरेंट टायर होते हैं गवर्नमेंट के, ये हम रीड आउट कर चुके हैं, अभी अभी हमने रीड आउट किया, ठीक है। अब क्लास 7 की बुक में आप स्टोरी पढ़ी थी आपने कांता के बारे में। कांता कौन थी मैं आपको बता देती हूँ अगर आपने स्टोरी रीड आउट नहीं की है तो। कांता वोट देने के लिए जाती है और वो किसी लोगों के घर में जा जाकर काम करती है, बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह, लेकिन वोटिंग की लाइन में वो जिनके घरों में जाती है वो भी खड़े हैं और वो कांता भी खड़ी है, तो वो अपने आप को इक्वल मान रही है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है। कांता हुआ स्टडिंग इन द लाइन ऑफ वोटिंग ड्यूरिंग द इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे वो लाइन में खड़ी है, ठीक है। अब देखो ये आपके सामने एक पिक्चर दिखा रखी है उस टाइम की, ये बहुत पुरानी पिक्चर है। तो इसके अंदर क्या है, देखो सब वोट देने जा रहे हैं। अब गरीब अमीर इनमें कोई नहीं है, सब बराबर है, सब इक्वल है, ठीक है। अगर कोई पर्सन बाद में आएगा तो ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो आगे चला जाएगा, नहीं, सबको वोट देने का अधिकार है, सब लाइन में खड़े होंगे, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था यहाँ तक कि 7th क्लास में आपने कांता की स्टोरी पढ़ी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है हर एक को कि सबको, जो भी अडल्ट है उन सबको क्या करने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, हर पर्सन को जो भी 18+ है, जो अडल्ट है। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग, तो उनको महसूस हुआ कि हर पर्सन की अपनी आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। हर जो भी अडल्ट पर्सन उसकी अपनी आज़ादी होनी चाहिए और इसके लिए उनको एनकरेज किया गया, डेमोक्रेटिक माइंडसेट उनका किया गया। और कल्चर्स द ट्रेडिशन, अब वो किसी भी बेस पर, चाहे वो कास्ट के बेस पर हो, कोई क्लास हो उनकी, भाई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्लास का या पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीब है वो पर्सन, या कोई भी जेंडर के बेस पर अगर हम कहें तो उनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि भाई आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो या अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो तो आपको वोट देने का अधिकार है, दूसरे को नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हर पर्सन को, जो भी अडल्ट है, हर पर्सन को क्या है, वोट देने का अधिकार होगा। इसका मतलब दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको वोट देने का अधिकार है तो दैट मीन्स आप डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हो, उनको चुन रहे हो। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इरिस्पेक्टिव और हिज और हर सोशल बैकग्राउंड, अब चाहे उनका सोशल बैकग्राउंड कैसा भी हो, वो इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। मतलब हर पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है जाके। अब आप सोचो कि मैं भी मिनिस्टर बनूंगा तो बिल्कुल आप बन सकते हो, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, है ना। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल ऑफ द पीपल। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये सारे के सारे जिन लोगों ने इनको चुना है, उनको अगर उनका काम नहीं होता है तो वो इनसे आगे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अकाउंटेबल होते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इनको चुना है या इनको इलेक्ट किया गया है। अब इससे ज़्यादा आप नेक्स्ट यूनिट में रीड आउट करोगे इसी के बारे में, ठीक है। तो इसमें पूरा ब्रीफली उस चैप्टर के अंदर गिवन होगा तो उसमें हम रीड आउट करेंगे। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या किया गया है, उसके अंदर हर एक पर्सन जो भी अडल्ट है उसको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। इसके साथ साथ वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। अब वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, कोई भी जेंडर का हो, लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सबको बराबर का अधिकार है, सब इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर की सेपरेशन कैसे की जा सकती है, ठीक है। उससे पहले हम ये रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ मेंबर हैं जो कि दैट द एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग एंड इग्नोर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। मतलब इन्होंने बोला है कि अगर ये हुआ कि बाई चांस कोई एक पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो क्या कर सकती है, वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, इसलिए हमें पावर का बंटवारा कर देना चाहिए। द असेंबली देयरफॉर इंक्लूड नंबर ऑफ प्रोविजंस, इसलिए इन्होंने कुछ बहुत सारे प्रोविजंस बना दिए कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अंदर कुछ लिमिट कर दी गई कि हर एक पर्सन के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल ज़रूर करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओपन कर दी गई गवर्नमेंट की कि भाई अगर कोई पर्सन ज़्यादा मिसयूज़ कर रहा है अपनी पावर का तो क्या कर सकता है, दूसरा आके उसके ऊपर वो कर सकता है कि भाई आपने अपना इस पावर का मिसयूज़ किया तो आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो पावर्स है उनका बंटवारा किया गया है, सेपरेशंस ऑफ पावर्स, इसी के बारे में हम रीड आउट करेंगे। अब हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं। कितने ऑर्गन्स हैं? 3, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दीज आर द लेजिस्लेचर, कौन कौन से? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर जो है ये क्या करता है, इलेक्ट करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। मतलब हमारे जो MP हैं, MLA वगैरह हैं, जो भी हम लोग चुनते हैं इलेक्शन में जो खड़े होते हैं, वो जो सारे पर्सन होंगे वो किस में आएंगे, लेजिस्लेचर में। अब जो एजुकेटिव है एक स्मॉलर ग्रुप है लोगों का, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि जो
रूल्स लेजिस्लेचर ने बनाए हैं वो रूल इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, वो रूल इम्प्लीमेंट करवाएगा एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव कौन पर्सन होगा, जो भी वो रूल अप्लाई करवाते हैं, जैसे कि पुलिस वगैरह है, अगर आप कोई रूल तोड़ते हो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना, है ना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर वगैरह हो गए, तो ये सारे क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करवाते हैं उन रूल्स को, रनिंग करते हैं गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट रूल बना देती है, जो हमारे लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं वो रूल बना देते हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव पर्सन जो होते हैं वो सारे गवर्नमेंट के जितने भी रूल बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जुडिशरी। जुडिशरी क्या करता है, ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 में आपको दोबारा मतलब बहुत ज़्यादा डीपली जुडिशरी के बारे में बताया गया है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। जुडिशरी क्या करते हैं, जुडिशरी में हमारी सारी कोर्ट आ जाती हैं। अगर कोई पर्सन अपने रोल का मिसयूज़ कर रहा है या फिर किसी के खिलाफ कुछ भी हुआ है और वो ठीक से नहीं कर रहे हैं रूल, जैसे कि मान लो इन्होंने लॉ कोई बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा रूल बना दिया, भाई हमारे पास इतनी पावर है, हम ये लॉ बनाएंगे कि हमें बहुत ज़्यादा टैक्स चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, इसके पास, जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि वो उनको रोक सकता है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर। अब ये काम क्यों किया गया, 3 चीज़ों में क्यों बांटा गया है, ताकि पावर का मिसयूज ना हो, क्योंकि एक के पास अगर पावर होगी तो वो तो कुछ भी कर सकता है, तो पावर को बांट दिया गया और तीनों को क्या कर दिया गया, वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब सबकी अपनी अपनी पावर है। अब इसके साथ क्या होगा, हर एक ऑर्गन क्या कर सकता है, चेक कर सकता है एक दूसरे गवर्नमेंट को, एक दूसरी पावर को, जो भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, मान लो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, अगर कोई मिसयूज करे अपनी पावर का तो उसको क्रॉस चेक कर सकता है कि भाई आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, इससे उनकी जो पावर है वो बैलेंस में रहती है। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, पावर, गवर्नमेंट की पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के पास जो पावर होती है, इसके अंदर लेजिस्लेटिव में कौन पर्सन होते हैं, हमारे इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो हमने इलेक्ट किए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। अब वो बनाने वाले कौन पर्सन है, एमपी एमएलए वगैरह आते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, अब इन्होंने लॉ बना दिया, इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, पुलिस है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, पीएम वगैरह है। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वो भी लॉ इंप्लीमेंट करवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, आई थिंक डीपली दिया हुआ उसमें। फिर जुडिशियल। जुडिशियल पावर क्या होती है, जुडिशियल क्या होता है, कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे सभी आ जाते हैं। अगर हम पंचायत वगैरह छोटे छोटे उसमें बात करें तो उस लेवल के भी सारे कोर्ट जो आते हैं वो सारे जुडिशरी में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर ये पर्सन अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है या ये पर्सन अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, तो ये दोनों आकर इसको बोल सकते हैं, या फिर ये दोनों आकर इसको बोल सकते हैं कि भाई अपनी पावर का मिसयूज आप कैसे कर रहे हो, या फिर ये अगर अपनी पावर गलत यूज करने लग जाए तो ये दोनों आकर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि आप ये पावर का मिसयूज कैसे कर रहे हो। तो मतलब ये है कि आपस में ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा किया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने कि पावर को डिवाइड कर दिया, और अगर कोई पावर का मिसयूज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अब आपके सामने क्या है, वर्ड है, द वर्ड। अब ये वर्ड किस बारे में है, द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज इन दिस चैप्टर। अब स्टेट का बार बार यूज हुआ है हमारे चैप्टर के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, स्टेट जो है वो बताना चाहता है गवर्नमेंट और स्टेट में दोनों में फ़र्क है। गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेटिंग के लिए या लॉज वगैरह बनाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती रहती है, इलेक्शन जैसे आएगा गवर्नमेंट दूसरी बदल जाएगी, है ना। लेकिन जो स्टेट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। स्टेट वहाँ के रहने वाले जो भी लोग हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कोई भी सोवर्जन पीपल हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो जिस टेरिटरी में रहते हैं उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन स्टेट या नेपाल स्टेट जो भी हैं, ठीक है, इंडियन कंट्री नहीं बोल रहे हम, इंडियन स्टेट, भाई वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा इसलिए उसको स्टेट भी बोला गया है। ठीक है, इंडियन स्टेट हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इंडिया की जो स्टेट है उनकी फॉर्म कैसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट है उसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव भी एक पार्ट है ना। द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट। अब जो स्टेट है वो रेफर करता है गवर्नमेंट से कुछ जाता, एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद इट। अब स्टेट को आप कभी भी गवर्नमेंट नहीं कह सकते, गवर्नमेंट वर्ड अलग है और स्टेट वर्ड जो है वो अलग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो स्टेट वर्ड है वो बिल्कुल अलग है और गवर्नमेंट वर्ड बिल्कुल अलग है। स्टेट कभी चेंज नहीं होता, गवर्नमेंट क्या होती है, टाइम टू टाइम जैसे इलेक्शन आया तो चेंज हो सकती है। ठीक है, स्टेट क्या होता है, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ के रहने वाले लोग हैं। अब जैसे अगर हम इंडिया की भी बात करें, प्रॉपर पूरे इंडिया की, तो पूरे इंडिया का वो एरिया जहाँ पे प्रॉपर रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो सारे स्टेट के अंडर में आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट हमारी बदलती रहती है।
ठीक है। और गवर्नमेंट के जो पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी स्टेट के अंडर में आती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट की फीचर कौन सा है, फंडामेंटल राइट। इससे पहले हमने कौन कौन से पढ़े हैं आप बताइए, फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री और सेपरेशंस ऑफ पावर, ठीक है, ये हमने रीड आउट किया। फोर्थ हमारा है फंडामेंटल राइट्स। अब देखो हमारे पास, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर टू एज ए कंसेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे देखा गया कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आम आदमी के हित में तो है ही नहीं, है ना। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स रेडी किए गए, उसके उनको क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा है। मतलब अगर हमारे अंदर से आत्मा निकल जाए तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। सेम ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स हैं। जब कॉलोनियल रूल था इंडिया के अंदर तो काफ़ी सारे डाउट्स थे इन लोगों के माइंड में, नेशनलिस्ट लोग जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके माइंड में, कि अगर भाई ऐसे ही चलता रहा, कोई प्रॉपर रूल नहीं होंगे लोगों के लिए, तो और भी लोग जो भोले वाले लोग उनका मिसयूज कर सकते हैं, है ना, अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे राइट्स दिए जाएं हर पर्सन को कि उनका कोई मिसयूज ना कर पाए और वो इजीली अपनी लाइफ को जी सकें। तो इसलिए क्या किया गया, फंडामेंटल राइट्स रेडी किए गए, ठीक है। वो किस लिए रेडी किए गए, प्रोटेक्ट करें ताकि वो सिटीजन्स को, जो भी आम नागरिक रहने वाले लोग हैं, उनको आराम से अपनी मर्जी से रह सकें, वो अपने तरीके से रह सकें। इसलिए उनको कुछ पावर दी गई, कुछ राइट्स दी गई, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी दी है कि हमारे पास ये राइट सबके पास है, हर पर्सन के पास है, ठीक है, और हर पर्सन उनको यूज कर सकता है। अगर कोई पर्सन ऐसा है भाई जिसके जो रूल हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, वायलेट करता है कोई पर्सन या छीनने की कोशिश करता है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। मोर ओवर अब जो वेरियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए भी एक्सप्रेस किया गया है, क्योंकि उनको भी जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में भाई कुछ राइट हमें भी दो, है ना। अगर जो माइनॉरिटी के रहने वाले लोग हैं, नहीं तो जो मेजोरिटी में रहने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको दबा लेंगे। तो माइनॉरिटी के रहने वाले लोगों को भी नीड है कि भाई हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट दे, तो उनको भी ये राइट दिए गए हैं, हर पर्सन को ये राइट दिए गए हैं कि वो इजीली आसानी से यहाँ रह सके। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या गारंटी दिया माइनॉरिटी को भी अगेंस्ट द मेजोरिटी, कि अगर मेजोरिटी के लोग आपके इन राइट्स को उल्लंघन करते हैं या वायलेट करने की कोशिश करते हैं तो आप उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्होंने बोला था फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि ये दोहरे हैं फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन ए पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, कि हर पर्सन जो भी सिटी के अंदर रहता है, जो भी हमारे देश में रहता है, उस हर पर्सन के पास ये राइट है, ठीक है। कौन से ये हम अभी रीड आउट करेंगे, ये राइट्स उनके पास हैं। और सेकंड, दिस राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी, और ये जो राइट है ये हर अथॉरिटी के ऊपर भी है जो भी पावर में है। मतलब ये नहीं है कि कोई अथॉरिटी अगर पावर में आ गई तो वो किसी से ये अधिकार छीन सकती है, नहीं, ये अधिकार सबके हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से अधिकार है उनको हम रीड आउट करते हैं, पहले ये रीड आउट कर लेते हैं। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट को हम देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज सेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेक्शंस बनाए गए हैं, ठीक है, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं। दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और ये जो सेक्शन बनाया गया है किसने डिजाइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। इंश्योर किया गया है कि ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक फॉर्म, कि जिससे क्या होगा, और ज़्यादा सोशल लोग होंगे, और ज़्यादा इकोनॉमिक हो पाए, इकोनॉमी मतलब बढ़ेगी यहाँ पे। एंड टू सर्व एज ए गाइड, और क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया को एज ए गाइड के रूप में वो क्या करेंगे, अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं या अपनी जो सेवाएं हैं वो देंगे। इंडियन स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट लॉज, ठीक है, एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेज, और इंडियन स्टेट में लॉज को लेकर आएंगे, कुछ पॉलिसीज बनाएंगे जिससे कि यहाँ की जो गरीबी है वो कम की जा सके, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर ये बोला गया है कि हमारे जो भारत है, एक खंड जो नीति है उसके अंदर नीति निर्देशक तत्व भी डाले गए हैं। तो इनके बारे में भी अभी हम रीड आउट करेंगे, पहले हम सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें शायद नेक्स्ट चैप्टर में या आगे मिलेंगे, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारा राइट टू इक्वालिटी, यानी कि हर पर्सन, कोई भी पर्सन है, सबको हमारे यहाँ पे लॉ के सामने मतलब सबको इक्वल माना गया है। कोई भी एक दूसरे को नीचा नहीं कह सकता, लॉ के सामने सब इक्वल है, सबकी प्रोटेक्शन करेगा लॉ, ठीक है। हमारा जो कानून है सबकी प्रोटेक्शन करेगा। कोई भी स्टेट का पर्सन हो, कोई भी सिटीजन हो, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे ना तो धर्म के आधार पर भेदभाव होगा, ना कास्ट के आधार पर, ना ही सेक्स के आधार पर। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको इक्वल समझा जाएगा। हर पर्सन जो है वो इक्वल है।
अब वो कहीं भी जा सकता है, पर्सन किसी भी प्लेग्राउंड में जा सकता है, होटल में, शॉप्स में, कहीं भी जा सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, ठीक है। बट देर आर एक्सेप्शन ऑफ दीज यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। इसी बुक में आप कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ोगे भाई, जिसमें भाई होता है कई कई जगह कुछ बारे में, तो उसका एक्सेप्शन आप चैप्टर्स में पढ़ोगे, आगे दिया हुआ है इन्होंने। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बिन अबॉलिश। जो अनटचेबिलिटी है, यानी कि पहले क्या होता था, छुआछूत बहुत ज़्यादा होता था, तो उसको भी यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की गई है, अबॉलिश करने की कोशिश की गई है इक्वालिटी में, कि भाई ऐसा कोई नहीं मानेगा कि छुआछूत होता है, कोई नहीं है, हर पर्सन इक्वल है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है राइट टू फ्रीडम। हर पर्सन को फ्रीडम है किस चीज़ की, बोलने की, आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो, ये नहीं है कि दूसरों को हर्ट होगा, लेकिन आप जो अपनी बात कर रखना चाहे रख सकते हो, एक्सप्रेस जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, कोई भी एसोसिएशन रेडी कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, किसी भी कंट्री में, मतलब अपनी कंट्री किसी भी पार्ट में आप रह सकते हो, ठीक है। और कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, आपको फ्रीडम है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि किसी पर्सन का आप एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। कैसे, मतलब आप किसी को घर में गुलाम बना के नहीं रख सकते, या आपने अगर कोई इंडस्ट्री खोली है या आपकी कोई शॉप है तो उसमें 14 साल से बच्चे का कोई भी लेबर नहीं होना चाहिए, मतलब 14 साल से छोटा कोई भी बच्चा, आप किसी बच्चे को काम पे नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको हर धर्म मानने का अधिकार है, ठीक है। आप कोई भी धर्म में पैदा हो सकते हो, उसको मान सकते हो, उसके साथ साथ अपने धर्म को फैला सकते हो, ठीक है, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो अपने रिलीजन को। नेक्स्ट है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, हर पर्सन के पास राइट है कि वो अपने कल्चर्स को संभाल के रखे, उनको माने। माइनॉरिटी का कोई पर्सन हो, भाई उसका धर्म हो, उसकी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो ये नहीं कि भाई आप पढ़ा रहे, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो वहाँ के आसपास के लोग उसको ना सेलिब्रेट करने दे अपने कल्चर को, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है, अपने खुद के स्कूल वगैरह खोल सकता है, जहाँ पे उनके कल्चर को मान्यता दी जाती है वो काम भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कि अगर इनमें से ऊपर दिए हुए जो भी आपके पास राइट्स हैं उनमें से अगर कोई आपसे वो राइट वायलेट करने की कोशिश करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, ये भी आपके पास राइट है, ठीक है। विच फंडामेंटल राइट्स विल यू हैव द फॉलोइंग सिचुएशन, अब कौन से राइट हैं जिनमें आपकी ये सिचुएशन कुछ दी है, इनमें ये होंगी। जैसे फर्स्ट है, इफ 13 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अगर कोई 13 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके ऊपर आप कौन सा लॉ लगा सकते हो, ठीक है, कौन सा लगाओगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये लगाएंगे, है ना। ऐसे ही अब आपके सामने तीनों हैं, इन तीनों को आप देखेंगे कि कौन से में किस क्या लगेगा, मैं बता देती हूँ। इफ ए पॉलिटिशियन इन वन स्टेट, अगर एक पर्सन है जो पॉलिटिशियन वन स्टेट में, वो डिसाइड करता है टू नॉट अलाउ लेबर, अपनी लेबर को अलाउ नहीं करता कि वो दूसरे स्टेट में जाके काम करो, तो इसके ऊपर कौन सा लगेगा आपको बताना है, फ्रीडम वाला लगेगा, ठीक है। इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला, अगर कोई पर्सन तेलुगु मीडियम स्कूल नहीं खोलना चाहता, केरला में खोले नहीं देते, परमिशन नहीं देते, तो कौन सा लगेगा, तो ये भी आपके पास है, कौन सा लगेगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का, है ना। नेक्स्ट है, इफ द गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स फॉर बीइंग अ वुमेन, अगर कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती कि भाई प्रमोट करने की कोशिश नहीं करती क्योंकि एक वुमेन है वो, इसलिए, तो इसके ऊपर कौन सा लगेगा, तो इसके ऊपर कौन सा लगेगा, फर्स्ट इक्वलिटी, क्योंकि सबके पास इक्वल अधिकार है ना। तो ये सारे मैंने आपको बता ही दिए, आपको दोबारा से सुन लेने चाहिए। अब देखो फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स, इसके अंदर हम सब रीड आउट कर चुके हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे पास धर्म का अधिकार है, कल्चर का अधिकार है, एजुकेशनल राइट्स हमारे पास, और अगर इनमें से कोई भी अधिकार, कोई भी राइट हमसे छीनने की कोशिश की जाती है, वायलेट करने की कोशिश की जाती है, तो हमारे पास ये वाला राइट भी है कि हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, ठीक है, सेक्युलरिज्म मतलब कोई भी धर्म हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है भाई, सब धर्म हमारे लिए बराबर है, हो ना हो, ठीक है, ठीक है, वो होता है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष। अब एक सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। एक सेक्युलर स्टेट वो होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर धर्म को मतलब प्रमोट नहीं किया जाता, धर्म के आधार पर कोई देश नहीं है हमारा, हर पर्सन, हर गली में कोई भी अलग अलग धर्मों के लोग भी रह सकते हैं, ठीक है। विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर द फॉलोइंग। अब इसके बारे में हम और आगे पढ़ते हैं। यू नाउ अंडरस्टैंड द वे इन विच अ कंट्री हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइंड द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट ए कंट्री अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ। अब कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री में हमारे मतलब पुराने समय में, पास्ट में ऐसा देखा जाता है कि कई बार हमारे देश ने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ली होती हैं, सह ली होती हैं, तो आगे वो
कुछ चेंजेस चाहता है ना। अब देखा जाए तो हमारे साथ क्या हुआ था कि जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी उस टाइम पे 2 देश बना दिए गए, इंडिया और पाकिस्तान। क्यों? धर्म के आधार पर, है ना। सारी लड़ाई किस बेस पे हुई थी? धर्म के आधार पर। इसीलिए इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम धर्म के आधार पर अपने देश को बंटने नहीं देंगे, इसलिए हम अपने देश को धर्मनिरपेक्ष बना देते हैं कि भाई कोई भी पर्सन किसी भी धर्म का हो, हमें कोई मतलब नहीं है, वो आके यहाँ पे रह सकता है, अपने धर्म को माने, किसी भी धर्म को माने, लेकिन इंसान तो बराबर है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियाज। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस आइडिया में। वी वुड लाइक ऑल सिटीजन of the country to adhere to include the representative that we elect to rule as just like in the game। अब इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्ले किया एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया उन्होंने, और अपने देश के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भाई अध्ययन करने की कोशिश की, साकार करने की कोशिश की, ठीक है। भाई कोई भी पर्सन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जैसे कि फुटबॉल में होता है, फुटबॉल में अगर हम उसके गेम के रूल चेंज करेंगे तो क्या होगा? चेंज ही हो जाएगा पूरा, है ना। तो फुटबॉल को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो पैर से ही खेलनी है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, ठीक है। रूल्स विद इफेक्ट द गेम, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन फुटबॉल के जो रूल हैं वो गेम को इफेक्ट करते हैं, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जो रूल्स हैं वो भी क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंड ओवर द ईयर्स। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कई सालों से चला है और उसने रिफ्लेक्ट किया अलग अलग कंसर्न्स को, नई नई पॉलिसी यहाँ पे आई हैं। अक्सर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़े बड़े चेंजेस भी होते हैं जिनको फंडामेंटल नेचर चेंजेस भी हम बोल सकते हैं। अब हमने ये केस किस में देखा है? हमने नेपाल की जो स्टोरी रीड आउट की थी, है ना, नेपाल की स्टोरी हमने पार्ट 1 में रीड आउट की थी, तो आप उसको देखिए। तो उसमें क्या होता है, उनके पास पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर देते हैं और अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी बना लेते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम के अकॉर्डिंग हम मांग है उसमें चेंज करने की, तो उसमें चेंज किया जा सकता है, ठीक है। द डिफरेंट फीचर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबोव। अब अलग अलग फीचर्स भी हैं, हम कह सकते हैं इंडिया के अलग अलग आयाम कह सकते हैं। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबोव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज, जिनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज भी हैं, दैट आर ऑफन नॉट ईजी टू ग्रास्प। और कभी कभी ये इनको एप्लीकेबल करना या इनको एक्सेप्ट करना ईजी नहीं होता। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। हम इस बारे में थोड़ा सा डोंट वरी रहे, मतलब कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है भाई, ऐसा कोई बहुत बड़े रूल नहीं है। इन द रेस्ट ऑफ बुक हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में भी हम इस बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे, सेक्युलरिज्म के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग डिफरेंट फीचर्स भी पढ़ सकते हो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड अंडरस्टैंड मोर स्टेमली व्हाट द मीन, और ईजिली जानोगे इसके बारे में, मतलब अच्छे तरीके से आप इसके बारे में रीड आउट करोगे पूरा प्रॉपर। सेक्युलरिज्म के बारे में बहुत कुछ है, ठीक है। तो मेनली यही था सेक्युलरिज्म में कि धर्म, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का कोई भी पर्सन हो तो उसको ये नहीं है कि भाई आप वोटिंग नहीं दे सकते, नहीं, सबको अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, हमें सारे धर्म बराबर हैं और सभी धर्म यहाँ पे आकर इजीली रह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फोटो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग हैं जो लास्ट डे वाले दिन साइन कर रहे हैं कॉपी पे। लास्ट डे कौन सा था? 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी को तो हमारा जो संविधान है वो लग गया था, है ना, स्टार्ट हो गया था। तो 24 जनवरी 1950 का दिन है ये। इसमें अलग अलग लोग क्या करते हैं, साइन कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हैं जो कौन है, नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो साइन कर रहे हैं। उसके बाद कौन है, सेकंड नंबर पे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अगर लास्ट फोटो में शो किया जाए, देखा जाए, तो उसके अंदर क्या है, श्री जयराम दास दौलत राम मिनिस्टर जो है फूड एग्रीकल्चर के, राजकुमारी अमृता कौर है हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर जॉन मथाई है फाइनेंस मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है डिप्यूटी मिनिस्टर हैं, एंड उसके पीछे जो है वो जगजीवन राम जो कि लेबर मिनिस्टर है। तो मतलब ये सारे लोग, ये वाले जो नेम है यही हैं, ठीक है। ये सब साइन कर रहे हैं लास्ट डे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंशन फंडामेंटल ड्यूटीज। द कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं, उनको फाइंड आउट करना है आपको। द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प से। व्हाट दिस इंक्लूड एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, कि उस वो इतनी ज़रूरत क्यों है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी सिटीजन, हर एक पर्सन के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। लिस्टेड ईच ऑफ द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, और सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिस्टेड कीजिए, ड्राइंग कीजिए उनके बारे में, पिक्चर, पोएम, सॉन्ग्स, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में। तो उनके बारे में भी अगर आपको इस, मैं देखती हूँ अगर नेक्स्ट चैप्टर में होगा तो हम रीड आउट करेंगे, अदरवाइज मैं इनकी एक अलग वीडियो आपको दे दूंगी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे, तो आप
आपको अगर ये पूरा चैप्टर रीड आउट करना है तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।